नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स कम मेंस एग्ज़ाम फॉर बीपीएससी सीसीई 78th बीपीएससी एग्ज़ाम का एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा है वो सितंबर के 30 तारीख को कंडक्ट की जाएगी 2024 वर्ष में। तो जैसा कि हमारे अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन ने अपने ट्वीट्स के ज़रिए नोटिफाई किया है कि अब हर वर्ष जो बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा है वो 30 सितंबर को कराने की कोशिश करेगा बीपीएससी, और जनवरी मतलब उसको फॉलो करता हुआ जो जनवरी आएगा, जैसे कि 70वें बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जनवरी 2025 में मेंस एग्ज़ाम होगा, और अभी 69th बीपीएससी के लिए मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जनवरी दिसंबर के बीच में। तो अब क्योंकि पैटर्न जो है एग्ज़ाम का वो चेंज हो रहा है, टाइमलाइन जो है वो फिक्स और डेफिनेट हो गई है, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा आने वाले स्टूडेंट्स को। अगर आपकी तैयारी अब आपको 70वीं बीपीएससी के लिए करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। इसीलिए मैं अभी ये वीडियो लेके आई हूँ नए वर्ष के पहले, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से दिशा दे पाएँ, एक स्ट्रैटेजी बना लें कि कैसे आप सारे सब्जेक्ट्स को फिनिश करेंगे। देखिए, समय बहुत दिख रहा है अभी, अगर हम देखें तो लग रहा है कि 30 सितंबर पूरे 9 महीने बचे हुए हैं, ये तो काफ़ी समय है, इसमें तो कितनी तैयारी हो जाएगी, तब तक हम थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, सोशलाइज कर लेते हैं या थोड़ी कम मेहनत से पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपको प्रिसाइसली इसको ब्रेकअप करके दिखाऊं छोटे छोटे यूनिट्स में कि आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना समय है, तो आपके पास हार्डली एक सब्जेक्ट के लिए ना 10 से 15 दिन बचेंगे। जी हाँ, 10 से 15 दिन, अगर मैं टेस्ट पेपर्स का सॉल्व करना, मल्टीपल रिविजन, इन सब को इंक्लूड करूँ तो। और एक बड़ा सा सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसको ख़त्म करने के लिए 10 दिन अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत कम है। इसलिए समय ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, और अभी आप जुडिशियसली इस्तेमाल करेंगे समय को तो आप आराम से प्रीलिम्स तक पीटी की पूरी तैयारी और मेंस तक मेंस की पूरी तैयारी निश्चिंत होकर के पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं एक स्ट्रैटेजी को जो मैंने डिवाइस किया आपके लिए। नए साल पे देखिए, हम लोग हर कोई रेजोल्यूशंस लेते हैं, अपने आप से वायदे करते हैं कि कुछ नया बदलाव लाएंगे, आप पढ़ाई में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे, रेगुलरिटी लाएंगे, डिसिप्लिन लाएंगे। देयर आर मेनी प्रोमिसेस दैट वी डू, बट आई सजेस्ट कि आप सिंपल एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसके ऊपर बेस्ड आप अपना महीने का प्लान बनाइए कि आप इस महीने को कैसे स्पेंड करने वाले हैं। फिर आप अपने वीक का प्लान बनाइए, और अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो आप रफली इतना लिख लीजिए कि मुझे फ़लाँ सिलेबस का सब्जेक्ट इतने टाइम में ख़त्म करना है। आप मेजॉरिटी चंक तो डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री को मुझे है 20 दिन देने हैं, 30 दिन देने हैं, डिपेंडिंग कि आपका कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि एकदम नहीं फ्रेशर हैं, तो उस हिसाब से आप इसको बांट लीजिए। क्या क्या करना है मैं बताती हूँ, और उसके बाद आप डेली टारगेट सेट करिए कि आज के दिन मुझे इस चैप्टर इस सब्जेक्ट का इतना चैप्टर या इस सब्जेक्ट का इतना चैप्टर फिनिश करना है, और उस टारगेट को आप अचीव करिए। पूरा दिन बस उस चीज़ की डेडिकेशन में आपको बिता देना है, उस चीज़ में डेडिकेटेड रखना है अपने आप को कि मुझे फिनिश करना है आज का टास्क। सुबह उठ करके आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं और उसको पूरा करिए। उस टू डू लिस्ट में आप अपने सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे, आप अपने सीसैट का प्रैक्टिस इंक्लूड करेंगे, बाकी चीज़ें मैं बताऊंगी कैसे कैसे करनी है, बट दैट इज़ हाउ यू हैव टू गो अबाउट। देखिए फ्रेंड्स, अभी नया साल आने वाला है 2024। 1 जनवरी से आपके पास पूरे 9 मंथ्स हैं आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो 30 सितंबर को पीटी है। अब ये पूरा समय तो आप पीटी की प्रिपरेशन करेंगे नहीं, क्योंकि जब पीटी का रिज़ल्ट आ जाएगा तो 2.5 महीने या 2 महीने मुश्किल से आपको मिलेंगे। रिज़ल्ट आने के बाद तो 1.5 महीना ही मुश्किल से मिलेगा आपको, 1.5-2 महीने मुश्किल से मिलेंगे तैयारी करने के लिए। तो उस समय में ही पूरा मेंस का तैयारी करना पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता है। होगी भी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तो अभी जो स्मार्टेस्ट तरीका है इस समय को यूटिलाइज़ करने का और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने का, वो ये है कि आप 1 जनवरी से 30 जून, यहाँ पे टाइम्स देख लीजिए, मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। हम अपने पूरे एक वर्ष को, जो 2024 का वर्ष है, उसको 70th बीपीएससी के लिए अच्छे से डेडिकेट करने को ऐसा प्लान बनाते हैं। इस तरह से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि शुरू के जो 6 महीने होंगे 30 जून तक, हम इंटीग्रेटेड स्टडी करेंगे पीटी और मेंस दोनों की। मसलन हिस्ट्री ले लेते हैं, तो हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना
तो आपको क्या करना है कि पहले आप एक सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, पहले आप PYQs देखेंगे। देखिए मैंने पे मेंशन किया हुआ है। तो आप PT और मेंस दोनों की PYQ का बुक ले आएंगे। KBC नैनो का ले आइए, कोई और पब्लिकेशन का मिलता है तो ले आइए, जिसमें पिछले वर्षों के पूछे गए क्वेश्चंस हों विद सॉल्यूशन। जी हाँ, सॉल्यूशंस के साथ, उसके बिना फ़ायदा नहीं है। एक आइडिया मिलता है ना क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है और उसका एक सिंपलेस्ट आंसर कैसे बनाएगा, क्योंकि KBC नैनो जो लिखेंगी ऑफ कोर्स इट वुड नॉट बी द बेस्ट आंसर दैट अ कैंडिडेट हु हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर मंथ्स एंड ईयर्स कैन राइट। उनका एक सिंपल आंसर होता है कि क्या क्या बेसिक कंटेंट, तो क्या क्या चाहिए एक आंसर के लिए। तो आप विद सॉल्यूशन आन लीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिले कि आप पढ़ भी रहे हैं इस डायरेक्शन में कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं क्या उसके अंदर वो सारा कंटेंट है जो आपने आंसर में देखा है अपनी बुक के अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी। देखिए इंटीग्रेटेड पढ़ाई ऐसे होती है कि ये मान लीजिए आपका हिस्ट्री है पेपर, और आपने आज डिसाइड किया कि आपको पढ़ना है 1857 की क्रांति। तो आप ये टॉपिक या ये चैप्टर को पढ़ने से पहले आप PT का PYQ देखेंगे पिछले 2 वर्ष का, और उसमें से आपको जितने भी 1857 की क्रांति के प्रश्न मिलते हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, चाहे तो उसके नोट्स बना लेंगे। अगर आप ज़्यादा वर्षों के कर पाते हैं तो ज़्यादा वर्षों के करिए, पर क्योंकि ज़्यादा वर्षों के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है, इसीलिए आप कोशिश करिएगा 2 साल के हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे PYQs देख लेना, और उसमें से 1857 की क्रांति से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं कितने नहीं आए हैं। वैसे आप मेंस का देख लीजिएगा, और मेंस में देखिएगा कि कितना हर बार ही ऑलमोस्ट पूछा रहता है। ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है। हिस्ट्री मेंस बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि लीस्ट डायनामिक है। इसका फिक्स्ड है कि ये 7 से 8 क्वेश्चन पूछते हैं और उनमें से आपको 3 लिखना होता है। ठीक है, आजकल थोड़ा सा चेंज आ रहा है, शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछ रहे हैं, बट जो रफ एरिया है जिसमें से पूछते हैं, जैसे कि 1857 का रिवॉल्ट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, कुछ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो भी लीडर्स रहे हैं, महात्मा गांधी, अंबेडकर, नेहरू, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ ट्राइबल रिवॉल्ट्स। तो इनको ना आप एक जगह लिख सकते हैं। इतने छोटे, इतने प्रिसाइज टॉपिक्स, इतने मतलब टू द पॉइंट टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आपको ये नहीं कि बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन हाँ, आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में अच्छे से आपका 5 पेज का आंसर तैयार करना होता है आपको। तो ये सब काम ना आंसर, मॉडल आंसर तैयार करने का, कम से कम हिस्ट्री का, कम से कम ज्योग्राफी का, जो थोड़ा सा स्टैटिक टाइप का है, जिसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, उन सब टॉपिक्स का आप अभी ही कर लें। किस वक्त करेंगे? ये 1 जनवरी से 30 जून के बीच का जो समय है ना, जिसमें आप ये इंटीग्रेटेड पढ़ाई करने वाले हैं, PT और मेंस की दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त करना है। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में आप सिर्फ PT मोड में चले आएंगे। ठीक है, उस वक्त आप और कुछ नहीं पढ़ेंगे सिवाय अपने शॉर्ट नोट्स के जो आपने बनाए होंगे, या वो कंटेंट जो आपने हाईलाइट किया हुआ है PT के एग्ज़ाम के लिए। 1 लाइनर्स पढ़ सकते हैं आप, अगर आपकी बुक 1 लाइनर वाली है तो 1 लाइनर पढ़िए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि कुछ ही टॉपिक्स में 1 लाइनर काम करेगा। अब बहुत नेचर बदल चुका है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो मैं तो सीधे सीधे बोलूँगी कि आप 1 लाइनर्स को अब छोड़ ही दीजिए। करंट अफेयर्स के अलावा, करंट अफेयर्स में कहीं कहीं, नॉट एंटायर करंट अफेयर्स, कुछ पोर्शन करंट अफेयर्स के 1 लाइनर से पूछे जा रहे हैं, बट ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जब आप होल हार्टेडली सिर्फ PT की तैयारी कर रहे हैं, ये जुलाई और सितंबर वाला महीना ना फ्रेंड्स, इसमें आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, इसमें आप करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज़ करेंगे, इस पर आप खूब सारा सेट लगाएंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो करना है। अब क्योंकि आपने इन समय में सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म किया हुआ होगा, तो यहाँ पे लोड बहुत कम रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट पेपर्स लगाना करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद से आप मेंस मोड में आ जाएंगे, और 31 दिसंबर तक 2024 के आप 3 मंथ्स सिर्फ मेंस की तैयारी करेंगे। जनवरी में आपका मेंस होगा, और आप क्वालिफाई करने के बाद यू विल कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स एंड देन इंटरव्यू। फिर आइए ज़रा देखते हैं कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए, हिस्ट्री का जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आपको सिलेबस पहले डिसाइड करना है कि
कैसे कैसे आप प्रोसीड करने वाले हैं। पहले आप एंशिएंट पढ़ेंगे, मिडिवल, फिर मॉडर्न, अपने कंफर्ट के हिसाब से चुनिएगा। अगर आपको मॉडर्न पढ़ने में मज़ा आता है तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एंशिएंट टू मिडिवल ही मूव करना है। देखिए वेटेज वाइज जाना चाहिए, वेटेज सबसे ज़्यादा इसकी है, ठीक है, उसके बाद मिडिवल की है और फिर सबसे कम एंशिएंट की है। तो आपको पढ़ना तो सारा ही है। अब मॉडर्न से शुरू कर रहे हैं तो बेस्ट सोर्स बताऊंगी मैं एनसीईआरटी, बिकॉज नाउ द क्वेश्चंस आर नॉट सच कि आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के जाएं और हो जाएगा। सिर्फ लूसेंट काम आएगी एंशिएंट मिडिवल के लिए। एक्सक्यूज मी, अगर आपको एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री तैयार करनी है तो आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के जाइए, इससे आपका हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और डीप समझना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। 6th to 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की जितनी भी है वो पढ़ लीजिए ना। उसके बाद आपका एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब खत्म, सब फिनिश। 6th to 10th ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो प्लीज़ मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी 7th क्लास के बाद वाली तो उठा ही लीजिएगा। जितना भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर है, नॉट वर्ल्ड, छांट करके आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को छांटना है। एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को छांटना है, वो नहीं पढ़ना, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं तो। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपका ये स्पेक्ट्रम हो गया, ये बेस्ट बुक है। इसमें आपको सेग्रीगेटेड चैप्टर्स मिल जाएंगे। जिन टॉपिक्स पे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1857 का क्रांति या ट्राइबल अपराइजिंग्स, प्रेजेंट अपराइजिंग्स, सारे के सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। अच्छे से तसल्ली से एक बार चैप्टर को पढ़िए, फिर PYQ देखिए और उसके बाद एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करिए। इस सब के बाद आप घटना चक्र या किसी भी अच्छी पब्लिकेशन के MCQ सॉल्व कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी पास्ट से क्वेश्चंस देखना ही बेस्ट है, उसके अलावा और कुछ मत देखिए। आप पास्ट से क्वेश्चंस देखिए और उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, ल्यूसेंट पढ़िए, कंफर्टेबल हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, एंड जस्ट सी योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। इन सब को फिनिश कर लेने के बाद आपको मेजरली क्या करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करने। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मॉडल टेस्ट लेकर के आ जाएंगी एग्जाम की 2 महीना 1 महीना पहले से, 3 महीना पहले से इनफैक्ट शुरू हो जाता है, तो आप तब वो करिएगा। ज़्यादा इधर उधर नहीं हाथ मारना है जिसमें आपका समय बर्बाद हो। आपको अपनी नॉलेज बिल्डिंग और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने पे ज़्यादा फोकस देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे हिस्ट्री का एग्जांपल लेके बताया ना फ्रेंड्स कि आपको करना क्या है स्टेप वाइज। स्टेप 1 में है PYQ, कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले PYQ देखेंगे, उसके बाद बगल में सिलेबस रखेंगे, ठीक है, और वो सिलेबस देखेंगे, फिर आप बुक उठाएंगे और तब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे, उन चैप्टर का वही एरिया पढ़ेंगे जो कि PYQ से कनेक्टेड है। सिलेबस के हिसाब से बुक को पढ़ना है, लेकिन बुक को पढ़ते वक्त PYQs देखते रहना है, ठीक है। मेंस के लिए बस वही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से आपको आंसर राइटिंग वाली चीज़ करते रहनी है। आंसर राइटिंग एज एन आंसर प्रिपेयर करना है, अभी आपको अपना मॉडल आंसर बनाते जाइएगा। आप टॉपर के आंसर कॉपीज देख सकते हैं, टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपलोड कर देते हैं और कुछ टॉपर्स खुद कर देते हैं अपने चैनल्स पे, तो आप उनको देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं और अपना खुद का आंसर बनाइए। अपने खुद के आंसर में जो वो बात होती है वो और दूसरे के आंसर्स में नहीं होगी। ऑफ कोर्स यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दी अदर्स आंसर्स, पर आपको पूरा का पूरा रेप्लिकेट नहीं करना है। ये समय जो 6 महीने का समय होने वाला है ना 30 जून तक, इस समय में आप अच्छे अच्छे आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि आपको ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने में मदद करेंगे, जो हर एस्पिरेंट नहीं लिख पाता है। समय से बनाए हुए आंसर अच्छे खासे टाइम को इन्वेस्ट करने के बाद जो आंसर्स बनते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, उसमें आप फ्लो चार्ट्स डाल सकते हैं, आप डायग्राम्स डाल सकते हैं। तो जब इस तरह से आंसर बनाइएगा ना, कोई भी अट्रैक्ट होगा। एग्जामिनर तो खैर वो तो भूखे होते, बिकॉज देर टायर्ड ऑफ लुकिंग एट कॉन्स्टेंट इस तरह से लिखा हुआ लाइन बाई लाइन लिखा रहता है। जो मोस्टली लोग लिखते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बुलेट्स डाल देंगे कुछ लोग, और अदर देन देम मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं, तो बोर हो जाते हैं। देन दैट इज़ वाई दे आर हंग्री फॉर गुड फ्लो चार्ट्स, गुड डायग्राम्स। तो आप अपने अगर आंसर में ये सब डाल रहे हैं ना, यू एक्चुअली अट्रैक्टिंग द आंसर, द एग्जामिनर, कि आप देखो, रुको, स्टे ऑन माई आंसर, सी इट।
आपको ये काम करने का टाइम पीटी के बाद बहुत मुश्किल होगा कि मिलेगा। आप थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, इनफैक्ट ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे कि करना कैसे, फिनिश कैसे होगा, आपको बड़ा लगेगा। ऑल्दो सिलेबस छोटा है बीपीएससी का, बट आपको बड़ा लगेगा। आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू विथ ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली। तो इस तरह से आपको अपना मेंस का तैयारी करना है, ठीक है। आंसर बिल्डिंग आप अभी ही कर लेंगे पढ़ाई के साथ साथ। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें टॉपिक उठाइए, उससे रिलेटेड जो भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक का आंसर बना लेना है। एग्जाम्पल वही रहता है, कुछ भी मान लीजिए कोई रिवॉल्ट है, 1857 रिवॉल्ट ही हो गया, तो उसके ऊपर कॉजेस पूछेगा। 4-5 डिमेंशंस होते हैं, आपको 6 डिमेंशंस प्रिपेयर कर लेने, उनमें से किसी 4 पे क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी 5 पे क्वेश्चन पूछ लेगा। कॉजेस पूछेगा, फिर उसका मोडस ऑपरेंडी कैसे था, कि वो कैसे हुआ, उसके बाद उसका इफेक्ट, उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा कुछ हो तो वो सब लिख लेना है। यही होगी मेंस की प्रिपरेशन। और इसी को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू देख लीजिए, बहुत मन है तो घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो फिर बाद में मॉडल टेस्ट तो करना ही हमको, जब प्रीलिम्स मोड पे चले जाएंगे हम। जुलाई से जब हम सितंबर तक प्रीलिम्स मोड में जाएंगे तो हम बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं ना, मॉडल टेस्ट, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप लर्निंग में ध्यान देंगे। शुरू के 6 महीने 1 जनवरी 2024 से फ्रेंड्स आपको सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देना है। तो मेंस के लिए मैंने रिसोर्सेज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप चाहिए तो 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी देख सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ टॉपर्स की नोट्स देख सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी डाल देती हैं नोट्स। स्पेक्ट्रम बेस्ट है आपका मॉडर्न के लिए। ये जो सोर्सेज बता रही हूँ मैं, नोट्स एंड आर्ट एंड कल्चर, ये एंशिएंट मिडिवल के लिए काम का आएगा, ठीक है। एंशिएंट मिडिवल पे मौर्य आर्ट, पाला, गुप्ता, पटना कलाम, उन सब के टॉपिक्स के लिए आप ये नोट्स वगैरह रेफ़र कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टॉपर्स के। मौर्य आर्ट आपको 11th की फाइन आर्ट्स की बुक में मिल जाएगा। और क्योंकि बिहार का भी पर्सपेक्टिव लिखना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आपको ना अरिहंत की बिहार वाली बुक या फिर केबी सिन्हा या क्राउन, कोई एक बिहार की बुक भी रखनी है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते वक्त, जब आप उसका मेंस का आंसर बिल्ड कर रहे तो, ठीक है। फिर बिहार जी के पढ़िएगा तो बिहार हिस्ट्री के लिए तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे वहाँ पे, बट मेंस के अगर आपने आंसर्स बनाए हैं नेशनल लेवल वाले क्वेश्चन में भी, तो भी उसमें आपको थोड़ा सा बिहार एलिमेंट डालना है लास्ट पैराग्राफ में या बीच में कहीं पे, कि उसका बिहार पे क्या प्रभाव था या बिहार का उस मूवमेंट में क्या योगदान था। जो भी चीज़ है, अगर कोई आर्ट फॉर्म है तो बिहार से कैसे रिलेटेड है, आपको ये वाला एंगल छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बिहार के लिए एग्जाम है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी मैंने इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट के लिए बता दिया है कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए जनवरी का महीना है, तो आप जनवरी जो है उसको 2 भागों में बांट दीजिए। 15 दिन आप हिस्ट्री को दीजिए और बाकी के 15 दिन ज्योग्राफी को दीजिए। उसके बाद आपका बच्चा पॉलिटी एंड इकोनॉमी, या फरवरी में 15-15 दिन आप फरवरी में पॉलिटी और इकोनॉमी को दे सकते हैं। फिर आता है मार्च, उसमें आप जनरल साइंस देखिए बहुत समय लेगा। अगर आप फ्रेशर हैं, नहीं पढ़ा है, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हैं, और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो आई वुड सजेस्ट आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए। थोड़ा सा समय ले सकता है, मे बी आपको 20 दिन लग जाए जनरल साइंस में, और कई बार कुछ लोगों को 1 महीना भी लग जाता है। आपकी अपनी कंफर्ट है, अपनी स्पीड है। अगर आपका बैकग्राउंड है तो मे बी आप 10 दिन में ख़त्म कर लेंगे, तो आपकी चॉइस है। आप मार्च को मान लीजिए पूरा जनरल साइंस दे दिए, मार्च को आपने जनरल साइंस को पढ़ने के लिए डेडिकेट कर दिया। उसके बाद आपका मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, बिहार जी की बचता है। तो देखिए, मार्च के बाद अप्रैल आया। अप्रैल में आप क्या कर सकते हैं, आप बिहार जी के पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिहार जी के। इस सब के प्रोसेस में आप रिवीजन भूलेंगे नहीं, तो मे बी आपका जो 20 दिन का टारगेट है वो 30 दिन चला जाए। फिर अप्रैल के बाद मई जून आपको क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लेना है। मई जून में रिवाइज़ करना है, सिर्फ रिवीजन। जो भी आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पढ़ा है, ज़रूरी नहीं है कि हर भाई या बहन का 15 दिन में ही ख़त्म हो जाए हिस्ट्री, उनको 1 महीना भी लग सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी डिमोरलाइज हो जाएं कि भाई मेरी तो स्पीड स्लो है। नो, देयर इज इनफ टाइम, इसीलिए तो ये प्लान बनाया गया है। देखिए, इतना समय है, 6 मंथ्स हैं। अब मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, अगर आप 1 दिन का अपना पढ़ाई का शेड्यूल बना रहे हैं ना, तो उसको स्लॉट्स में बांटिए। फर्स्ट स्लॉट जो होगा उसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, सेकेंड स्लॉट जो होगा उसमें आप दूसरा सब्जेक्ट कोई पढ़िए। डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे इंसान हैं, माफ़ करिएगा थोड़ा सा कचरा हो गया था वहाँ पे, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि 1 दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है, उसको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने से दिक्कत होता है, तो आप 2 स्लॉट्स में एक ही सब्जेक्ट पढ़िए और आप कम समय में ख़त्म कर लीजिएगा। बस ये फ़ायदा होगा आपको। बट आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना कि किसी ऐसे भाई को या बहन को लगता है जो कि
एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आप फर्स्ट स्लॉट में हिस्ट्री पढ़े, सेकेंड स्लॉट में मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आपको इन दोनों को मिला के 40 दिन लग सकते हैं ख़त्म करने में। और अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो आप 20 दिन में हिस्ट्री ही फिनिश कर लीजिए दोनों स्लॉट्स में पढ़ करके, और फिर अगले 20 दिन में आप ज्योग्राफी फिनिश कर दीजिएगा दोनों स्लॉट्स में पढ़ के। और जो आपका थर्ड स्लॉट है फ्रेंड, यू हैव टू गिव इट, डिवाइड इट। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली पढ़ना है, और शॉर्ट्स में भी बताने वाली हूँ। अब सिर्फ वन लाइनर्स, पीडी या एडिटोरिया पढ़ के काम नहीं चलेगा। अब आपको मंथली मैगजीन्स पढ़नी होगी, यूपीएससी स्टैंडर्ड वाली। 69th बीपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए जाकर करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स प्रिसाइसली मत देखिएगा, वहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन देखिएगा, सोसाइटी का देखिएगा, इकोनॉमी का देखिएगा। उन क्वेश्चंस को देख के लगेगा आपको कि कौन सी बुक से कर सकते हैं सॉल्व। तो थोड़ा सा जहाँ भी परेशानी फील होगी ना, एक बार आप विजन की मंथली मैगजीन या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन चेक करिए, आपको पता चलेगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई हुई है। तो विजन, चाहे तो दृष्टि, चाहे तो इनसाइट्स, ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अपना मंथली मैगजीन्स लेके आते हैं। इनका यूपीएससी का स्टैंडर्ड रहता है। जी हाँ, ये थोड़े चिंता की बात है, और अच्छी बात भी है कि यूपीएससी अब जो है, बीपीएससी जो है वो यूपीएससी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछ रही है। एटलीस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो पूछ ही रही है। वो वन लाइनर्स बहुत कम पूछ रहे हैं, स्किप ही कर देंगे ऑल टुगेदर अगर उनके पास सीधे डेटा की बात नहीं है। सीधे इकोनॉमिक सर्वे से अगर क्वेश्चन है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, डेटाबेस क्वेश्चन है, तो वो पूछ लेंगे वन लाइनर में। अदर देन दैट वो घुमा के ही पूछेंगे, वो कंसेप्चुअली पूछेंगे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मंथली मैगजीन करें। मैं अपनी तरफ से प्रेफर करती हूँ विजन मंथली, आपका चॉइस है आप क्या पढ़ते हैं, बट आपको डेली, जो मैंने तीसरा स्लॉट बताया था उसमें डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। और अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप डेली सीसैट प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्टरनेट डेज आप कर सकते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, आपको करना है ये डेली। तो तीसरे स्लॉट में आप हाफ टाइम ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी सीसैट आप 1 घंटे से ज़्यादा मत करिए, और ठीक ठाक अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो हाफ एन आवर पढ़िए, बाकी आप 2.5 घंटा 2 घंटा करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ना है। 1 महीने का करंट अफेयर्स आपका 20 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 1 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको स्लॉट्स में अपने दिन को डिवाइड करना है फ्रेंड्स। तो जैसे ज्योग्राफी हो गया, इसके लिए भी रिसोर्सेज लिस्टेड हैं। देखिए मैं इसके बाद डिटेल्ड वीडियोस लेके आऊँगी कि प्रीलिम्स का अप्रोच कैसे रखना है आपको, और मेंस का अप्रोच कैसे रखना, मेंस में सिलेबस क्या है, और फिर उसको कैसे आप ख़त्म करेंगे। मैं बुक लिस्ट, रिसोर्सेज, टाइम सब कुछ बताने वाली हूँ आगे आपको, सिर्फ बीपीएससी के लिए अच्छी प्रिपरेशन। और अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि यूपीएससी बीपीएससी दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आगे प्लान्स के साथ आने वाली हूँ। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट। अदर देन दैट मैं ये बोलूँगी कि अभी आप एक रफ अपने लिए प्लान बनाइए कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से महीने में, कौन कौन से हफ्ते में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। और मैं आपको फिर कुछ 1 आधा वीक के अंदर डिटेल में आपको बता दूंगी सब्जेक्ट वाइज कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी वाली बुक के कौन से चैप्टर्स इनफैक्ट पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है और किसी और सोर्स से क्या पढ़ना है। यहाँ पे मैं रफली आपको रिसोर्सेज बता रही हूँ। यू कैन परचेज देम, इफ़ यू डू नॉट हैव यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ्स एंड ऑल। तो आप वो सब कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू एटलीस्ट कर लीजिए अभी, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी के लिए जब मैं आपको मेंस और प्रीलिम्स का डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगी तो उसमें सारा बताया जाएगा। फिलहाल एनसीईआरटीज़, और कभी भी आप ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटीज़ के अलावा कोई और बेस्ट सोर्स नहीं हो सकता। नो नोट्स, नो बुक्स, नथिंग कैन सफाइस। 2 एनसीईआरटी आती है 11th की, 2 12th की आती है, ठीक है। इंडिया फिजिकल एंड वर्ल्ड फिजिकल करके आएगा, फिर आपका आएगा फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी करके आएगा, तो आपका इंडिया फिजिकल आएगा, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी आएगा, तो फिजिकल ज्योग्राफी का ऐसे हो जाएगा फिनिश आपका, फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा इसी में, और ह्यूमन ज्योग्राफी का भी अलग से बुक आता है इसी में 12th वाले में ही। तो 12th की 4 11 12th की 4 एनसीईआरटीज़ हैं, ये 4 किताबें ख़त्म कर लीजिए। आपको ज्योग्राफी से पीटी का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। जी हाँ, थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना, लोकेशन, रिवर्स वगैरह के ऊपर, माउंटेन्स, हिल्स, तो आप उसके लिए ल्यूसेंट की मदद ले सकते हैं। नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप कोई वीडियो देख लीजिए, आप कीवर्ड डालिए, जो भी कीवर्ड आपको सर्च करना है हिल्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, वीडियो आप उसका यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, स्पेशली मैपिंग के लिए। और साथ में एटलस रखना है, एक एटलस भी ले लीजिएगा साथ में, जो भी देख रहे हैं वीडियो में या जहाँ भी पढ़ रहे हैं अपने फिज़िकल रिसोर्सेज के बारे में या
वर्ल्ड के फिजिकल या इंडिया का फिजिकल पढ़ रहे हैं तो आपको एटलस में चीज़ों को मार्क करते हुए चलना है। बाद में मेंस के टाइम पे आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एडिशनल नोट्स ले सकते हैं, वो मैं मेंस के टाइम पे बताऊंगी। फ़िलहाल जब आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और पास्ट ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड उन एनसीईआरटी के स्पेसिफिक टॉपिक्स पे मेंस का आंसर बिल्ड करना है। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर पे, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, उसमें बिहार एग्रीकल्चर का हिंट, मिनरल्स पे क्वेश्चन आ जाता है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, फिर इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, इंडस्ट्रीज़ पे आ जाता है कि कैसे इंडस्ट्रीज़ इंडिया में सेटअप होती है, किस जगह पे कैसी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस पे डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के अंदर, एक एक चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छा आसान से तैयार करना है। और प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है और घटना चक्र लगाना है। एक ही बुक और दोनों काम, दोनों तैयारी एक साथ हो जाएगी। यही अप्रोच पूरा 6 महीना फॉलो होगा फ्रेंड्स। उसके बाद बाकी जो बचे 3 महीने हैं वहाँ पे आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आपने जो पहले रिसोर्सेज पढ़ा था उसमें जो हाईलाइट या अंडरलाइन किए हैं सिर्फ उसी को पढ़िएगा 2 से 3 बार। रिवीजन का एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। कुछ भी चीज़ आप पढ़े आज, टुडे, ट्राई टू रीड इट आफ्टर 24 आवर्स अगेन, और उस 24 आवर्स के बाद ट्राई टू रीड इट 7 डेज लेटर, और वो भी हो गया रिवीजन तो उसको फिर 30 दिन यानी कि 1 महीने के बाद पढ़िए। एक बार पढ़ने और 1, 2, 3 रिवीजन करने के बाद फ्रेंड्स कोई चीज़ आपकी मेमोरी से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। आपके सामने आ जाएगा डेटा, आपके सामने आ जाएंगे फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, नहीं भी आपको वर्बेटिम याद नहीं हो पर आप आराम से छांट लेंगे। मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये मल्टीपल रिविजन वाला टेक्निक फॉलो करिएगा। 1 डे 1 वीक 1 मंथ 1-1-1 स्ट्रैटेजी कहती हूँ मैं इसको। 3 रिविजन्स, कोई भी एक टॉपिक को पढ़ कर देखिए और फिर आपको, अगर आप अपने 40s में भी होंगे तो भी शायद वो टॉपिक नहीं भूलेंगे। यू विल हैव सम और द अदर आइडिया अबाउट इट, आपके सबकॉन्शियस में ना वो बस जाता है जा करके। ट्राई करिएगा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है और ये अच्छे अच्छे ट्रेनर्स और टीचर्स बताते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स पॉलिटी। देखिए पॉलिटी पहले आता था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि आप बता दीजिए प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स या इमरजेंसी वाला आर्टिकल बता दो, कौन से वाले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे, अब आ रहे कॉन्सेप्ट्स पे सवाल आ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करना, वो होगा यहाँ से। जी हाँ, लक्ष्मीकांत, द बाइबल फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ बाइबल फॉर बीपीएससी एस्पिरेंट्स टू। मेंस के लिए तो वैसे भी आपको ये पढ़ना पड़ता है। आपको क्वेश्चन पूछते हैं सोवरेनिटी पे मेंस में, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछते हैं बैलेंसिंग दी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पे, आपको क्वेश्चन पूछते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसका कैसे सही गलत इस्तेमाल हो रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशंस पूछते हैं, गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब आपको इनसे रिलेटेड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ना, गवर्नर पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको लगता है क्या कि ही इज़ द पपेट ऑफ द सेंटर, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन यू नीड टू नो द थिंग्स, यू कैन नॉट सिंपली से कि हाँ ही इज़ अ पपेट और ही इज़ नॉट just by reading the facts. You need to know the concepts also. और सिर्फ कंसेप्ट से नहीं आएगा। लक्ष्मीकांत भी अकेले काफ़ी नहीं होगी तब तक आपने मंथली मैगजीन कोई नहीं करी होगी करंट अफेयर्स की, क्योंकि उन मैगजीन्स में आपको प्रोज एंड कॉन्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, वे फॉरवर्ड्स, सोल्यूशंस, एक अच्छा प्रैग्मेटिक सोल्यूशन मिलता है। तो क्वेश्चन अब ऐसे नहीं पूछा जा रहा कि आप सिर्फ इल्यूसिडेट कर दीजिए पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट या पावर्स ऑफ एनी XYZ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दे आस्क अबाउट द ओपिनियन कि आप चाहते हैं क्या कि ये कोई चेंज आए इस वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में या इस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। हाउ वुड यू नो इफ देयर इज एनी चेंज रिक्वायर्ड और नॉट until and unless you have read this current affairs magazine. अगर आप न्यूज़पेपर पर्सन है वेल एंड गुड, बट वो बहुत एफर्ट रिक्वायर करता है, खुद से नोट्स बनाना रिक्वायर करता है। वो मंथली मैगजीन्स क्या होती है कि ये इंस्टीट्यूट्स आपके लिए न्यूज़पेपर से इकट्ठा करके एक जगह समराइज करके दे रहे हैं सब कुछ। तो यूज़ इट, यूज़ देयर हार्ड वर्क और अपना मेहनत थोड़ा बचाइए, सही जगह में लगाइए, है ना। तो पॉलिटी को आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है और एक मंथली मैगजीन पढ़नी है। जब प्री का टाइम आएगा ना फ्रेंड्स, जब हम 3 मंथ्स, जब हम वो 1 जुलाई से 30 सितंबर वाले मोड में होंगे,
सेकंड वाला जो हमारा मोड होगा, उसमें मैं सजेस्ट करूँगी आप एक और चीज़ ये करिएगा। ला एक्सेलेंस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है डाउन साउथ ऑफ इंडिया, इट इज़ वेरी फेमस। वो अपनी कंपाइलेशंस लेकर के आते हैं, तो मैंने पर्सनली पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी प्रीलिम्स की कंपाइलेशन। वो हर सब्जेक्ट के लिए लाते हैं, बीट पॉलिटी, बीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, मैंने सारी ही पढ़ी है इनकी और वो मुझे काफ़ी हेल्प की थी। तो मुझे लगता है कि मुझ जैसा कोई भी मीडियोकर स्टूडेंट है अगर, और उसको लगता है कि उसके रिविज़न के लिए उसके पास नोट्स की कमी है या कैसे वो छांटे कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए क्या नहीं है, कोई हेल्प करा दे इस चीज़ में, तो आपको यहाँ पे ना ऑलरेडी सब कुछ एक साथ कंपाइल करके मिल जाता है मात्र 60 to 80 पेजेस के अंदर। जी हाँ, 60 to 80 पेजेस के अंदर इनका कंपाइल नोट्स मिल जाएगा आपको, और वो पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए तो बेस्ट होता है। आप यू कैन गो फॉर दिस, यू कैन गेट दिस डाउनलोडेड फ्रॉम टेलीग्राम, या फिर आप इनकी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, और यू कैन परचेज इट इन द मार्केट अगर आपसे हो पाता है तो, नहीं तो टेलीग्राम इज़ द बेस्ट सोर्स, ये मिल जाएगा आपको। जैसे ही यूपीएससी का प्रीलिम्स आता है उससे पहले ये रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अपना कंपाइलेशन हर वर्ष लेटेस्ट आता है इनका, तो आप देख लीजिएगा। पॉलिटी का कंपाइलेशन, इकोनॉमी का कंपाइलेशन, इकोनॉमी के लिए भी मैंने लिखा है, देखिए उसके लिए भी आपको देखना होगा। ज्योग्राफी हिस्ट्री आपका चॉइस है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाइए, बट इकोनॉमी पॉलिटी के लिए क्योंकि ना बहुत करंट ओरिएंटेड है, तो एक तो आपको इकोनॉमी पॉलिटी के लिए आपको विजन पढ़ना ही है, इसके लिए भी आपको विजन पढ़ना ही है, क्योंकि क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और अलग अलग किस्म के स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके ऊपर 4 से 5 पॉइंट्स, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, ये सब ना आपको मिलता है स्टैंडर्ड बुक्स में मिलता है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको इसे पढ़ना है, कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन से छाटने हैं ना। दीज मंथली मैगजीन्स ये हेल्प करेंगी उसको छाटने में, उसको हाईलाइट करके दे रहेंगी। तो आप प्लीज़, अगर आपको पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करना है तो मंथली मैगजीन यूपीएससी स्टैंडर्ड की पढ़ना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के लिए फ्रेंड्स आप संजीव वर्मा की बुक ले सकते हैं, ये बहुत पतली सी बुक है, और मृणाल के कुछ ही पिलर्स पढ़िएगा, सिलेक्टेड सारा नहीं। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आप देख सकते हैं इससे, इसका आप मनी एंड बैंकिंग में छांट के देखिएगा। मनी एंड बैंकिंग पूरा पढ़िएगा तो आपको पूरा बैंकिंग वाला स्टफ दिखेगा, एसएससी वाला, और स्पेशली बैंकिंग वालों के लिए तो उतना नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ, ठीक है। इन्फ्लेशन समझ में नहीं आता है वो पढ़ लीजिए, सारे तरह के इन्फ्लेशन वगैरह पढ़ लीजिए, और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट शुरू के चैप्टर्स होते हैं, अपना नेशनल इनकम वाला चैप्टर हो गया, वो सब देखना है। बहुत एग्जॉस्टिव होता है इसका मटेरियल, तो मे बी आपके लिए दिक्कत हो जाए। सिलेक्टिव पिलर्स, रादर आप इसके वीडियोज़ देख लीजिएगा, अगर आपको नोट्स ज़्यादा एग्जॉस्टिव लगते हैं तो वीडियोज़ रादर आप 2x की स्पीड पे या 1.5 पे देख लीजिए। कंसेप्ट समझना है तो, एकदम फ्रेशर हैं तो, और अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो संजीव वर्मा पढ़ लीजिए, ठीक है। देखने में इंटरेस्ट है, वीडियोज़ के थ्रू समझ आता है तो मृणाल के वीडियोज़ बेस्ट हैं, और स्टडी मटेरियल भी रेफ़र कर सकते हैं उनका आप, बट पूरा मत करिएगा, पूरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप फिनिश कर नहीं पाएंगे। लाइक्स का कंपाइलेशन बाद में लिख सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद ये कंपाइलेशन रिवाइज कर लीजिए, इनफ, नहीं तो फिर संजीव वर्मा इज़ इनफ। और बिहार और यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इससे तो पीटी में सब में क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते तो हमें खुद इनमें से डेटा निकालना है, स्टैट्स निकालना है, और उसको अपने आंसर्स में कोट करना है टू गेट दोज ब्राउनी पॉइंट्स। इफ़ यू डू नॉट डू इट, बहुत मुश्किल है कि आपके आंसर को स्टैंड आउट करने में मदद मिलेगी। तो अपने आंसर को स्टैंड आउट कराना है तो डेटा भरना है, और डेटा का सबसे प्योर सोर्स जो है, जहाँ पे सबसे कम चांसेस हैं गलती के, वो यही है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब आप डिसाइड करिएगा कि आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी को आप उस समय डालिए जब बजट आ जाता है, तो आप फरवरी में ना शुरू कर सकते हैं, लेट फरवरी में इसको शुरू कर सकते हैं, या फरवरी के बाद मार्च में शुरू कर सकते हैं इसको, इकोनॉमी को। इस हिसाब से आप सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से ढालिए, बट मैं आपको एक रफ पिलर दे रही हूँ कि ये ऐसा ऐसा है, इतना समय है, शुरू के 6 महीने हैं और इतने सब्जेक्ट्स हैं। टाइम अपने हिसाब से बांटना है आपको, लेकिन रिसोर्सेज मैं लिस्ट करके दी हुई हूँ, अप्रोच मैं बता रही हूँ। यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट इट ऑन अ डेली बेसिस एंड आई टेल यू, यू विल हैव द रिजल्ट्स इन योर हैंड। इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स जनरल साइंस पे। देखिए ये ना, या तो आपको बहुत अच्छा से आता होगा या तो आपको बहुत ही बुरा हाल होगा। कुछ लोग होते हैं जो बीच बीच का सिचुएशन रहता है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता, मे बी आपका इसका बैकग्राउंड नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है साइंस बहुत टाइम से, तो आप इसमें पुअर होंगे। उस सिचुएशन में ना मैं बोलूँगी आप सिर्फ उठाइए एनसीईआरटी और पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। अब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, जी हाँ, ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं,
अगर आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती समझने में साइंस के कॉन्सेप्ट, तो आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो ल्यूसेंट की जीके है उसमें से लास्ट के चैप्टर्स जो हैं साइंस वाले चैप्टर्स, सिर्फ वो पढ़िएगा। सारा का सारा ल्यूसेंट के लिए एक अलग सा बुक आता है साइंस वाला, वो मत लीजिएगा। और थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो 6 से 10 की एनसीईआरटी, इससे लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस उठा के पूछ रही है बीपीएससी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपल करना है इसको मंथली मैगजीन के साथ, ठीक है। मेंस के टाइम पे जब हम आएगा ना, तो मैं उसमें बताऊंगी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा टॉपिक हो गया, या कंप्यूटर साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया का योगदान स्पेस टेक्नोलॉजी में, उस सब के टॉपिक, उस सब तरह के टॉपिक्स के लिए थोड़ा सा अगर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंसाइज किए हुए नोट्स मिल जाते हैं तो बेटर रहता है। तो मैंने सजेस्ट किया है जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो मैं आपको नाम भी बता दूँगी कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट के नोट्स देखने हैं, कौन से बेटर होते हैं, कौन से नहीं। देखिए, मैथ्स एंड रीजनिंग यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। आपको PYQs देखनी है, और RS अग्रवाल आती है कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग, SSC वगैरह के लिए। इस बुक में आपको सब मिल जाएगा। बेसिकली कहाँ से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क, एवरेज, स्पीड, रेशियो प्रपोर्शन, है ना, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस। एक टॉपिक उठाइए, एक हफ्ता उससे सवाल बनाइए, आधा आधा घंटा, बस 30 मिनट से ज़्यादा देना भी नहीं है इसको, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग को माफ़ करिएगा, नॉट मोर देन 30 मिनट्स एक दिन का। मैंने बताया जैसे कि आपके 10 टॉपिक्स हैं, आपको पूरा 6 महीना पढ़ना है, ये आपको छोड़ना नहीं। द मोमेंट यू लूज़ द प्रैक्टिस, यू लीव द प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स, वो आपके हाथ से चला जाता है। तो अगर आप वीक हैं तो हर दिन आधा घंटा करिए, और अगर स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स अच्छी है, तो फिर आपकी चॉइस है। आप चाहिए तो इसको एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले भी पढ़ सकते हैं, या 3 महीने पहले से भी शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। स्टैटिस्टिक्स के लिए DI भी देखना होता है, तो अभी से रह करके हफ्ते 10 दिन में 2-4 DIs बना लिया करिएगा, डेटा इंटरप्रिटेशंस। फिर करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स, अब वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, आई कांट रीइंफोर्स मोर, कि आपको कोई भी एक इनमें से, विजन दृष्टि, इनसाइट्स, IS बाबा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अपना मंथली मैगजीन लेके आते हैं। UPSC स्टैंडर्ड, ध्यान रखिएगा, इस बार का क्वेश्चन पेपर आप देखिए जा करके, PYQs तो करेंगे ही ना, उसमें देखिएगा जो 69 BPSC है उसमें कितना ज़्यादा UPSC स्टैंडर्ड का PYQs में आपको दिखेगा कि क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर्स वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मंथली मैगजीन करेंगे तो जो 3rd स्लॉट था, दिन में 2 स्लॉट सब्जेक्ट के लिए है ना, ये भी सब्जेक्ट के लिए, ये भी सब्जेक्ट के लिए, ये वाला स्लॉट करंट अफेयर्स के लिए जो है, इसमें आप यही पढ़ेंगे, विजन पढ़ेंगे। कब तक, 30 जून तक। इसके बाद जो जुलाई से आपका समय है, उस समय में आप 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच जो है, आप अपना वन लाइनर वाला करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। छोड़ना नहीं है स्पीडी को, उसको भी पढ़ना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्पीडी हो गया, या एडिटेरिया हो गया, और भी कोई आपको, जैसे कि परम IAS है या परफेक्शन है, जिसका भी आपको समझ में आता है, आप करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन उठाइए, उनका बिहार का उठाइए, दोनों का। देखिए, बिहार करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, कब पढ़ना होगा, हमारे सेकेंड फेज़ में, 1 जुलाई के बाद में, ठीक है। ये इन तीनों में से कोई भी एक, बिहार करंट अफेयर्स के लिए, और ये नेशनल इंटरनेशनल के लिए, स्पीडी या एडिटेरिया। तब तक शुरू के 6 महीने यही पढ़ना है, 6 मंथ्स ये पढ़ना है, और 3 मंथ्स ये पढ़ना है। तो आपका 9 मंथ्स का ये प्रीलिम कम मेंस, और यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स का तैयार है। फाइन। चैप्टर्स अब कैसे बांटना है, किस महीने से किस महीने का करना है, ये करंट अफेयर्स के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी, मैं उसमें बताऊँगी। फिलहाल मैं सजेस्ट करती हूँ कि सितंबर में एग्जाम हुआ था तो अब सितंबर वाली मैगजीन उठा लीजिए, नहीं तो अक्टूबर 2023 की मैगजीन तो मिनिमम ही आप ले लीजिए, और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा 1 जनवरी से ही। कौन सी वाली, अक्टूबर 2023 की मैगजीन उठाइए, और 1 जनवरी से इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। हर रोज़ 2 घंटे मिनिमम यू हैव टू गिव। 2 hours मीन्स वॉच एटलीस्ट 10 पेजेस अ डे, 5 to 10 पेजेस। ट्राई करिए स्पीड बढ़ाने की, बट यू हैव टू रीड, देयर इज़ नो अदर वे आउट। फिर बचता है बिहार जी के, आपके कंफर्ट पे, आप चाहिए तो इसको सबसे पहले पढ़ सकते हैं, आपको एक आइडिया लेना है तो जनवरी में शुरू कर दीजिए इसको। सोर्स में बताऊँगी, सबसे पहले आप PYQs देखेंगे, PT और मेंस दोनों का, और फिर अरिहंत की बुक, या क्राउन पब्लिकेशंस वाली बिहार, या KBC नैनो, कोई भी एक उठा लीजिए। अरिहंत मैं पर्सनली ये फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे हर चैप्टर के बाद ना इसमें PYQs और मॉक क्वेश्चंस उस वाले चैप्टर से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वो मिल जाते हैं। इस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है बुक, और इसकी लैंग्वेज अच्छी है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है बिल्कुल भी। इधर मुझे थोड़े से प्रॉब्लम दिखे कि उसमें ग्रामेटिकल एरर्स था इस वाली बुक में,
बट विदाउट एनी इल मोटिव्स टू एनी वन, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंस देना है किस किस पे बता देती हूँ। बिहार जब पढ़ रहे हैं तो बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या है, हर कुछ, डांस, आपका आर्टिजान्स वाला काम हो गया, चाहे जिस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, बावन बूटी, सिक्की, ग्रास एम्ब्रॉयडरी से लेकर के आपको ये जो वर्शिप के प्लेसेस हैं, चाहे टेंपल, मॉस्क, चर्चेज हो गए, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। टूरिस्ट प्लेसेस भी देखने होंगे, ठीक है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो बिहार में आप इकोनॉमी वाला कुछ है ही नहीं, वैसे इसमें इकोनॉमी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं और पॉलिटी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना तो उसी वक्त आप पढ़ लेंगे कि स्टेट के लिए, जब आप स्टेट वाला पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लीजिएगा गवर्नर के पावर्स और स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पावर्स और स्टेट कैबिनेट एंड ऑल। तो वहीं पे स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो स्पेसिफिकली आप इन दोनों को बिहार जी के वाली बुक से थोड़ा सा कम मतलब इसको अवॉइड कर सकते हैं या कम इस पर तवज्जो दे सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं ऑल टुगेदर, क्योंकि बिहार की इकोनॉमी के लिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट काफ़ी है, ठीक है। और बिहार की पॉलिटी के लिए सिर्फ बिहार का करंट अफेयर्स काफ़ी है। तो दिस नो नीड टू गो फॉर दिस बिहार जी के। अदर देन दैट आप थोड़ा सा पॉलिटी में ये देख लीजिएगा कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, पहले सीएम कौन थे, ये सब। और ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है रादर, बट कुछ कुछ चैप्टर्स में दिया रहता है, तो आप चैप्टर की शुरुआत के पेजेस में ही ये सब फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका बिहार जीके के लिए भी रिसोर्सेज हो गया और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 वी हैव 6 सब्जेक्ट्स एंड वी हैव 6 मंथ्स। अदर देन दैट जो डेली पढ़ने वाला है मैथ्स एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इसको आप अलग से नहीं मानेंगे, ये हर रोज़ पढ़ना है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप एक महीने में एक सब्जेक्ट भी करते हैं तो आपका 6 महीना काफ़ी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको रिवीजन के लिए भी समय निकालना है। तो कोशिश करिए कि 6 महीने से कम में इनको कर लीजिए, ताकि कम से कम एक महीना आप तो रिवाइज करें सब सब्जेक्ट्स को। फाइन, एंड देन वील डू दिस डेडिकेटेड पीटी ओनली। उसके लिए मैं वीडियो तब लेकर के आऊँगी जब ये समय आने वाला रहेगा, उससे कुछ टाइम पहले। फ़िलहाल ये वाली स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है जो मैंने अभी बताया है, और मेंस के लिए उसकी वीडियो आ जाएगी। मैं आपको और सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियोस के थ्रू बताती रहूँगी कि सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में किस किस टॉपिक पे थ्रस्ट देना है, किस पे नहीं। तब तक के लिए अभी आप अपना एक रफ़ आइडिया, एक रफ़ स्ट्रैटेजी बना लीजिए और इससे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यू कैन बिगिन विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार जी के, योर चॉइस, बट मेक श्योर यू रीड करंट अफेयर्स डेली। आप PDF से पढ़ लीजिए, विजन की बेटर है, या IS बाबा की, या जिसकी भी पढ़नी है, दृष्टि की, करंट अफेयर्स। और आप CSAT यानी कि मैथ्स एंड रीजनिंग डेली करिए। ये 2 चीज़ें आपको डेली करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको हेल्पफुल होगी आपके लिए ये। एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क, दैट आप 70th BPSC जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप पक्का क्लियर करें। टिल देन आई वुड जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके साथ आप स्ट्रैटेजी बांटना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं जल्द ही अब और भी सब्जेक्ट्स के डिटेल्स के साथ आने वाली हूँ, दूसरे वीडियोज़ के साथ, जिसमें मैं बताऊँगी कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। सब कुछ कवर किया जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। And you can comment if you want any other things, like any other requirements with respect to your preparation. आपको कोई query हो, कोई suggestion हो, comment करना prefer करिएगा। And till then, wish you all the best. See you. धन्यवाद।